तीसरा चैप्टर नाम क्या है इसमें? तो दो चर वाला युग्म। दो चर वाला रैखिक समीकरण युग्म मतलब है कि युग्म होगा। युग्म का मतलब होता है द्वंद्व समीकरण होगा। युग्म का मतलब द्वंद्व समीकरण होगा। समीकरण एक और समीकरण दो। लेकिन वो कैसा समीकरण होगा? तो रैखिक समीकरण होगा। और तुम लोग को दूसरा चैप्टर में बताया गया है कि रैखिक का मतलब होता है घात एक। रैखिक का मतलब क्या होता है? घात एक। अब घात एक होगा ठीक है, लेकिन उसमें चरों की संख्या कब होगा? दो। तो उसे ही कहा जाएगा दो चर वाला रैखिक समीकरण। अगर इतना पे समझ में नहीं आया तो थोड़ा ध्यान से बढ़िया से देख लो। बहुपद बताया तुम लोग को? बहुपद। बहुपद में अगर बराबर 0 कर दिया जाए, चाहे बराबर 10 कर दिया जाए, चाहे बराबर कुछ कर दिया जाए, तो उसे ही कहेंगे समीकरण। जैसे तुमको एक बहुपद दिया जाए 2x + 5, 2x + 5 का है बहुपद है। अगर एक के बराबर 0 कर दिए तो समीकरण बन गया ना। अब ये समीकरण जो है ये क चर वाला है। दो चर लोग रहेगा कौन के? एक चर है ना, तो ये कहलाएगा एक चर वाला। अब एक x का घात कितना है? एक घात को रैखिक बोला जाता है। एक घात को क्या बोलते हैं? तो एक चर वाला रैखिक समीकरण है। अगर एकरा में 5 के पास एगो y ला दे कब चर हुआ? तो दो। इसे कहेंगे दो चर वाला रैखिक समीकरण। श्रीकांत फिर होगा एक क्या कहलाएगा? दो चर वाला रैखिक समीकरण। पहचान में आ जाएगा, समझ में आ गया दो चर वाला रैखिक समीकरण कैसा होता है ना। अलग से लिखवाना पड़ेगा। देखो समीकरण का प्रकार, समीकरण का प्रकार देखेंगे। समीकरण का पहला प्रकार होगा तुम लोगों का कौन सा? एक शून्य वाला मत बोलना, शून्य से समीकरण नहीं बनता है। जैसे ये बहुपद वाले में बताया था शून्य घातीय शून्य बहुपद है, ये डायरेक्ट शुरू होगा रैखिक से। किससे शुरू होगा? रैखिक से। तो समीकरण के प्रकार में पहला प्रकार पढ़ेंगे रैखिक समीकरण। कौन सी पढ़ेंगे? रैखिक समीकरण। फिर जो आएगा द्विघातीय समीकरण। रैखिक के बाद क्या आता है? द्विघातीय या द्विघात समीकरण। फिर आएगा त्रिघात समीकरण। त्रिघात समीकरण। अच्छा देखो, रैखिक समीकरण कहने का मतलब घात कितना होना चाहिए? होना चाहिए। रैखिक का मतलब घात एक। दिमाग में एकदम मन में बैठा लेना कि रैखिक का मतलब क्या होता है? घात एक। रैखिक मतलब घात एक, द्विघात मतलब घात दो, त्रिघात मतलब घात तीन। इतना सब लोग का क्लियर है ना? सब में दिक्कत नहीं होता, इसमें दिक्कत होता है। रैखिक का मतलब घात एक, घात एक, बस ध्यान रखना। अब बताओ ये 3x + 4 बराबर 0 ये रैखिक है या नहीं? है, क्योंकि एक से एक का घात कुछ नहीं है तो ये रैखिक है ना। अब बताओ 5x - 4y + 10 बराबर 0 ये रैखिक है या नहीं? नहीं है ना। कुछ लोगों का आवाज आया है? नहीं ठीक है, सुनो। रैखिक का मतलब घात एक है। ये ना देखना है कि कौगो है, चर कौगो है, ये नहीं देखना है। क्या देखना है? घात। देखो इधर x का घात कुछ नहीं है, y का घात कुछ नहीं है, घात एक है ना। अरे चर ना ढेर है, घात कौगो है, इसे कहेंगे रैखिक समीकरण। चर मत गिनो, क्या देखो? घात। घात अगर एक है तो रैखिक समीकरण बोला जाएगा। इसको कहा जाएगा एक चर वाला रैखिक समीकरण, इसको कहा जाएगा इसी के बारे में हम लोगों को पढ़ना है। ठीक है ना। द्विघात समीकरण कहेंगे तो ऐसा समीकरण जिसमें चरों का अधिकतम घात है जैसे 3x² + 5x बराबर 0। द्विघात बहुपद पढ़े थे, बराबर 0 लगा तो समीकरण बन गया। फिर त्रिघात बहुपद पढ़े थे तुम लोग को, 4x³ + 4x³ + 6x² - 7x + 10 बराबर 0। ठीक है, तक लिखवाए थे +10 तक। एक में क्या डाल देना है? बहुपद से क्या हो गया? ये सब पढ़ाया है दूसरा का चैप्टर। देखो तीसरा का चैप्टर का बेसिक अगर कंप्लीट करना है तो दूसरा का चैप्टर मजबूत होना चाहिए, बेसिक केवल। ठीक है, दूसरा का चैप्टर में एक और तरीका बताया था कि द्विघात कैसे लिखा जाता है, त्रिघात कैसे लिखा जाता है, रैखिक क्या होता है। अब देखो आगे, रैखिक, द्विघात, त्रिघात तीनों बुझा गया। अब इसमें जो रैखिक है ना, और जी रैखिक समीकरण, इसका भी प्रकार पढ़ना है। रैखिक समीकरण का प्रकार
तो रैखिक समीकरण का 3 प्रकार से 4 प्रकार से बहुत प्रकार से प्रकार होता है। पहला प्रकार एक होता है एक चर वाला रैखिक समीकरण। रैखिक समीकरण का पहला प्रकार एक चर वाला रैखिक समीकरण। एक चर वाला रैखिक समीकरण, तो एक चर होना चाहिए इसमें ना हो। तो देखो 7x + 6 = 0। बताओ कौन चर है? केवल x। तो कहेंगे एक चर वाला रैखिक समीकरण। समझ में आ रहा है चीज सबको? अब देखो ऐसे भी दे सकते हैं ना कि 2y + 9 = 0। ये भी रैखिक है कि ना? ये भी रैखिक है। तो जो भी होगा, जो भी एक चर वाला रैखिक समीकरण होगा वो किस रूप में होगा? ax + b = 0 बताए थे पहले दूसरा का चैप्टर में, जिसे हम लोग कहते हैं व्यापक रूप। तो अगर रैखिक एक चर वाला रैखिक समीकरण का व्यापक रूप पूछेगा तो ax + b, अच्छा 0 होगा, ax + b बराबर किस रूप में होना चाहिए? कौन? एक चर वाला रैखिक समीकरण। इसके बाद है दो चर वाला रैखिक समीकरण। इसी पे हम लोगों को ध्यान देना है, फोकस रखना है, ठीक है? कौन सी? दो चर वाला रैखिक समीकरण। दो चर वाला रैखिक समीकरण यानी कि इसमें चरों की संख्या कब होगा? एग्जांपल देखो, जैसे 2x + 4y - 7 = 0। बताओ x भी एक चर है और y भी एक चर है। कब चर है इसमें? तो इसे कहेंगे दो चर वाला रैखिक। रैखिक क्यों बोलेंगे? क्योंकि इसका भी घात 1 है और इसका भी घात 1 है। इसे कहेंगे दो चर वाला रैखिक समीकरण। कोई दिक्कत हो रहा है इसमें? अगर इसका कुछ दे व्यापक रूप, व्यापक रूप तो देखो ax + by + c, ax + by + c = 0। इसमें ये पूरा में बस ये तुम लोगों को एक नंबर में ये क्वेश्चन पूछेगा, ठीक है ना? रैखिक बहुपद रैखिक समीकरण का व्यापक रूप और दो चर वाले रैखिक समीकरण का व्यापक रूप। यहां से ये क्वेश्चन पूछेगा, एग्जाम में पूछा हुआ भी क्वेश्चन है, तो इसको ध्यान रखना कि एक चर वाले रैखिक समीकरण, चाहे सुनो एक चर वाला रैखिक समीकरण का है चाहे रैखिक समीकरण का है, तो इसका व्यापक रूप होगा ax + b = 0। अच्छा समीकरण के जगह बहुपद कह देता है बराबर x + b, अगर समीकरण कह दे तो बराबर 0, ठीक है ना? बारह 0 बोला है कौन सा? अब देखो दो चर वाला रैखिक समीकरण तो x + b + c = 0। याद हो जाएगा इतना? इसमें जो भी बताया है शुरू से कोनो दिक्कत है? आगे बढ़ा जाए। देखो ये सब पढ़ा चुके हैं दूसरा चैप्टर में। चर बस ना बताए थे कौन चर है कौन चर नहीं है, ठीक है? इसके पहले वाला ये सब पढ़ा चुके हैं। बस रैखिक समीकरण के जगह पे क्या था? बहुपद। द्विघात समीकरण के जगह पे द्विघात बहुपद था। अभी कोई दिक्कत नहीं है ना? आगे बढ़ा जाए। अच्छा इस चैप्टर का नाम है दो चर वाला रैखिक समीकरण युग्म। तो दो चर वाला रैखिक समीकरण हम लोग पढ़े हैं, और दो चर वाला रैखिक समीकरण युग्म आएगा, मतलब भाई एगो समीकरण दिए है ना और इसने एगो और ही समीकरण आएगा। जब वो क्वेश्चन पढ़ेंगे ना सब में ऐसा ऐसा कौन समीकरण मिलेगा? नाम का समझ में आ गया? अब दो चर वाला यानी कि कौन चर होगा? दो। रैखिक समीकरण, रैखिक का मतलब घात कितना होगा? एक। दो चर होगा घात 1 होगा, एक मतलब ऐसा ऐसा कब होगा? उसे कहेंगे दो चर वाला रैखिक समीकरण युग्म। तो क्या कहोगे? वैसा समीकरण जिसके चरों का अधिकतम घात है 1 और उसमें कौन चर हो? और उसमें चरों की संख्या 2 हो, उसे दो चर वाला रैखिक समीकरण कहते हैं। और फिर एग्जांपल जिसका व्यापक रूप x + by + c = 0 होता है। ध्यान रखना कि दो चर वाले रैखिक समीकरण का व्यापक रूप ax + by + c = 0 होता है। x + by + c बराबर क्या होता है? 0 होता है, ठीक है ना? अब देखो इसको हल करने का दो को विधि दिया गया है। किसको हल करने का? दो चर वाले रैखिक समीकरण युग्म। युग्म मतलब कब होगा? जोड़ा।
अगर जोड़ा में समीकरण आए तो इसको हल करने का कौन को तरीका मिला है? दो को। अच्छा बताओ ऐसा ऐसा कौन को आएगा? दो। अभी एगो लिखे है ना, ऐसा एक और ही आएगा ax प्लस by प्लस c बराबर 0। एगो को बोलते हैं समीकरण 1 और एगो को बोलेंगे समीकरण 2। अच्छा हम लोग पहचानेंगे कैसे कि समीकरण 1 है समीकरण 2 है? मान लो एक को ऊपर लिख सकते हैं, एक को नीचे लिख सकते हैं, फिर घबरा जाएगा ना। पहचानेंगे कैसे? तो पहचानेंगे कैसे तो एकरा में लिखा जाएगा a1 b1 c1। आज समीकरण 2 है ना, a2 b2 c2। ठीक है, ऐसा ऐसा कौन समीकरण होगा? हम केवल व्यापक रूप दिए हैं, अभी एग्जांपल बाकी है। एग्जांपल मतलब कि देखो 2x 3y 10 बराबर 0 हो गया, ये समीकरण a। ऐसा नहीं एक और समीकरण होगा, ठीक है, 4x 6y 7 बराबर 0 समीकरण 2। तब a1 का मान बताओ, a1 का मान कितना है? a1 का मान 2, a1 का मान 2, b1 का मान कितना? 3, c1 का 10 नहीं, माइनस है तो माइनस बोलना पड़ेगा, -10 c1। चलो बताओ ये b2 का मान c2 का मान 4। अजीब हाल है। c2 का मान कितना हो? 7 ना? 4 हो जा रहा है, ये a2 ना है। देखो ये कितना है? a2 का मान 4। इसको गुणांक बोलते हैं हम लोग, क्या बोलते हैं? गुणांक लिखवाए तो द्विघात बहुपद में, याद है? देखो ax प्लस by प्लस c बराबर 0 गुणांक। इसके बारे में पहले समझ लेते हैं, लिख लेते हैं। कोएफिशिएंट बोला जाता है इसको, कोएफिशिएंट गुणांक। a प्लस b प्लस c बराबर 0। बताओ a किसका गुणांक है? किसका? x का। लिखेंगे इसमें a की जगह पे x का गुणांक। अब y जो b है ये किसका? y का। लिखेंगे y का गुणांक। c का है c जो है 75। ये सब पढ़ा चुके हैं दूसरे चैप्टर में सर, ठीक है ना? दिक्कत कुछ हो? पहचाना जाएगा a1 b1 c1 a2 b2 c2 सब लोग पहचान जाओगे सब लोग ना? ये वाला गुणांक उतार दो, इसके बाद हम लोग विधि सीख रहे हैं। जल्दी उतारो गुणांक। देखो ये चैप्टर का नाम है दो चर वाला रैखिक समीकरण e। और जो 9th चैप्टर था ना वो था केवल दो चर वाला रैखिक समीकरण, यानी कि उसमें केवल एक ही ऐसा समीकरण मिलता, समीकरण 1। लेकिन इसमें समीकरण 1 भी होगा और समीकरण 2 भी होगा। इसको अलग पहचान देने के लिए पहिलका वाला में जो अचर पद है ना, अचर पद का मतलब a1 b1 c1 ये सब अचर है। इसके जगह पे कोई संख्या आएगा, निश्चित संख्या। लेकिन कौन चर रहेगा? तो x और y। इस सब के जगह पे कोई निश्चित अंक नहीं रहेगा। ये a2 b2 c2 ये अचर है, ठीक है। इसमें x y जो है चर है। कौन चर है इसमें? दो को। a1 b1 c1 इस सब के जगह पे कुछ ना कुछ संख्या आएगा, एग्जांपल के थ्रू हम बताएंगे, ठीक है ना? अभी देखो अगर ऐसा दो को समीकरण आ जाए, इसको हल करने का कौन तरीका है? इसको हल करने का कौन तरीका है, कौन विधि है? तो ध्यान रखना ऐसा समीकरण को हल करने का दो गो विधि है। एगो कहते हैं हम लोग बीज गणितीय विधि। कौन सा विधि? बीज गणितीय विधि, ठीक है। और एक दूसरा का जो तरीका है वो है, बता सकते हो कौनो? ज्यामितीय विधि, ज्यामितीय ग्राफीय या इसी को आलेखीय विधि भी कहा जाता है, ठीक है। आलेखीय विधि और दो चर वाले रैखिक समीकरण को हल करने का कुल कौ विधि है? एक को बीजगणितीय, एक को ज्यामितीय, ग्राफीय या आलेखीय। तीनों एक ही है, अलग अलग नाम करके पूछ देगा, कह देगा कि ग्राफ बनाइए, ग्राफ बनाइए, चाहे आलेख खींचिए, चाहे ज्यामितीय निरूपण कीजिए, तीनों का मतलब एक ही होता है, ठीक है। उसमें x अक्ष y अक्ष लेके जैसे 9th क्लास में ग्राफ बनाते थे ना, वो सही इसमें क्या करना है? ग्राफ बनाना है। उसमें समीकरण 1 लेकर चलते थे, इसमें समीकरण 1 और 2 दोनों लेकर चलेंगे, बस यही थोड़ा सा अलग होगा।
जिसका 9th का सिलेबस कंप्लीट होगा उसको एकदम आसानी से समझ में आने वाला है, और जिसका 9th का कंप्लीट ना होगा उसको भी आसानी से समझ में आने वाला है। ठीक है, बस सभी लोगों को ध्यानपूर्वक इस पे देखना पड़ेगा कि हम कैसे बता रहे हैं। तो देखो, जब इस समीकरण 1 और समीकरण 2 को हल करना है तो बीजगणितीय का मतलब x y का मान निकालना। बीजगणितीय का मतलब क्या होता है? x y का मान निकालना। और आलेखीय विधि में होता है कि x y को सूचित करना, x y को इन सबको क्या करना? सूचित करना। कहां? तो किसी अक्ष पर, x अक्ष पर और y अक्ष पर सूचित करना, आलेख बनाना। आलेख बनाता ना हो, बीजगणितीय विधि, ज्यामितीय विधि, आलेखीय और ग्राफीय विधि सब एक ही है। बीजगणितीय अलग है, बीजगणितीय उसी को बोलते हैं। अब देखो, बीजगणितीय विधि में क्या होगा कि x और y का मान निकालेंगे। हम लोग क्या करेंगे? x और y का मान निकालेंगे। लेकिन मान निकालने के लिए 3 गो तरीका है। मान निकालने के लिए कौन सा तरीका है? 3 गो तरीका है। एक वो जो है तरीका विलोपन विधि का तरीका। कौन सा? विलोपन विधि का तरीका। दूसरा का तरीका है प्रतिस्थापन। तीसरा का तरीका है वज्रगुणन। अब सुनो, अभी क्या कह रहे हैं ये सब समझ में नहीं आएगा। ठीक है, जैसे एक क्वेश्चन को हल करने का, जैसे मान लो कि हमको सॉल्व करना है x + 10 = 20। ठीक है, x + 10 = 20। तो कोई क्या करेगा? x + 10 है, उधर भेजेगा -10, तो 20 और +10 इधर आएगा -10। तो x = 20 में से 10 घटा 10 यानी या का चिन्ह देते जाना है। ठीक है ना? अब इसी को सरमा को x + 10 = 20 कोई क्या करेगा? 10 प्लस में है ना, एक +10 इधर रखेगा। अब इसी का उल्टा, तो +10 का उल्टा होता है -10। -10 इधर भी लिख देंगे, -10 इधर भी लिख देंगे। तो देखो x +10 और -10 क्या हो गया? 0। तो हटा दिया जाए डायरेक्ट, +10 -10 कैंसिल। अब 20 में से 10 कट गया 10। बताओ एक ही क्वेश्चन आपका विधि से बना, दो विधि से आंसर अलग हुआ। तो वैसे ही बीजगणितीय विधि में कौन विधि सीखेंगे? 3 गो। अब तीनों का मतलब एक ही चीज होगा, कौन सी? x और y का मान निकालना। विलोपन विधि पढ़ेंगे तो उसमें भी x y का मान निकलेगा, प्रतिस्थापन पढ़ेंगे तो उसमें भी x y का मान निकलेगा, वज्रगुणन पढ़ेंगे तो और उसमें भी x y का मान निकलेगा। एक और ही विधि बताएंगे, तुलनात्मक विधि होता है। ठीक है, उससे 9th में 10th में सॉल्व करना नहीं है, बस ऐसे ही तुम लोग के लिए बताएंगे, थोड़ा आसान रहेगा वो। तो चलो देखो आगे बढ़ते हैं। भाई वाला बताए थे ना बार बताए भी थे कि जो हम लोग प्लस माइनस वाला करते हैं वो गलत होता है, और उत्तर देते हैं दोनों तरफ घटा और जोड़ करके जो बनाते हैं, भागा करके बनाते हैं, यही विधि सही होता है। ठीक है, और एक और चीज जो अब का बुक आया है ना 6th क्लास का, 6th क्लास में जो हम तुम लोग को रूल बताया गया है ना शुरू से कि प्लस होने रहेगा तो हेने भेजिए, माइनस में ये वाला रूल हटा दिया है। इस रूल से समीकरण बनाना ही नहीं है। जो दूसरा का विधि बताया है ना कि +10 रहेगा तो उसके उल्टा -10 दे दो, इधर भी -10 उधर भी -10। देखे अभी तो सही 6 क्लास में दिया हुआ है, इसी तरीका से बनाना है। 9th 10th का बुक अभी चेंज नहीं हुआ है, 8th क्लास तक चेंज हो गया है। चलो देखो, बीजगणितीय विधि से 3 गो नियम मिलेगा। ठीक है ना? बीजगणितीय विधि में कौन गो विधि मिलेगा? 3 गो। पहला विधि को हम लोग बोलेंगे विलोपन विधि। विलोपन विधि या इसी को लुप्तीकरण विधि भी कहते हैं। लुप्तीकरण विधि, विलोपन विधि या लुप्तीकरण विधि। दूसरा का विधि होगा प्रतिस्थापन, प्रतिस्थापन विधि। ठीक है, और तीसरा का विधि होगा वज्रगुणन। बोला जाता है, बोलते हैं वज्रगुणन लेकिन लिखाता है वज्रगुणन। ठीक है, तीसरा का विधि क्या हो जाएगा? वज्रगुणन। इसमें तो आलेख बनाना है, आलेख में दोनों प्रकार नहीं होता है, बस एक नियम है, उसी नियम से बनाना होगा। ठीक है, आलेख में इसमें एक चीज है कि हल के आधार पर, तो जी हल के आधार पर ये बता सकते हैं कि कैसा आलेख होगा। हल के आधार पर देखो आलेख 3 तरीका से बनता है। एगो ऐसे काटा कुटी हो जाएगा, पहले का समीकरण का आलेख है, दूसरा का समीकरण, इसको प्रतिच्छेदी कहते हैं। कौन सा आलेख है? एक आलेख ऐसे बनता है समानांतर,
और एक एगुड़े पे दोनों होता है संपाती। याद आ रहा है, इसे बताया था 9th में। अब देखो 3 प्रकार से आलेख है ना, कब प्रकार से आलेख है। अब हम लोग ऐसा एगो नियम सीखेंगे ना कि केवल ये सब देख के, दो समीकरण रहेगा, दोनों समीकरण देख के बताएंगे कि प्रतिच्छेदी होगा कि समानांतर होगा कि संपाती होगा। यहीं पे बताएंगे अभी 10 मिनट बाद, या हो सकता है कि कल के क्लास में बताएं, अभी हम बताएंगे। और तुम लोग देख के बताओगे कि प्रतिच्छेदी होगा कि समानांतर होगा कि संपाती होगा, ठीक है ना। तो देखो ज्यामितीय विधि, ग्राफीय विधि, आलेखीय विधि, ये सब एक ही विधि है, इसमें प्रकार नहीं पढ़ना है। लेकिन हल के आधार पर ना यह 3 प्रकार का होता है। हल के आधार पे कौ प्रकार से मिलेगा? 3 प्रकार से। एगो को कहते हैं अविरोधी, क्या बोलते हैं? समीकरण का प्रकार है। हल के आधार पर समीकरण के प्रकार, ये समीकरण का प्रकार है। पहले का हो सकता है अविरोधी समीकरण। कौन सा समीकरण? अविरोधी। फिर जो आएगा विरोधी आएगा। पहचान बताएंगे कि अविरोधी किसे कहेंगे, विरोधी किसे कहेंगे, ठीक है ना। विरोधी समीकरण। और एक और है समीकरण आश्रित, आश्रित ना जी, आश्रित समीकरण, ठीक है। हल के आधार पे कौन समीकरण मिलेगा? सुनो देखो, नया नया नियम सीखते हैं ना, एकदम फालतू टाइप का लगता है, का बता रहे हैं, किचिर किचिर बता रहे हैं। लेकिन जब इस नियम पे क्वेश्चन बनने लगेगा ना तो बड़ी इजी लगेगा, तब समझ में आएगा कि हाँ क्या बताए थे। तो अभी के लिए बस ध्यान दो कि 2 चर वाले रैखिक समीकरण युग्म को हल करने का टोटल कौ विधि? केहू कहता है 3 गो विधि। 3 गो विधि नहीं होता है। पहले ध्यान रखना है कौ गो विधि? 2। एगो बीजगणितीय, एगो ज्यामितीय, ठीक है ना। ज्यामितीय को ही ग्राफीय भी बोलते हैं या आलेखीय भी बोलते हैं। और बीजगणितीय विधि में कौन को विधि सीखेंगे? बीजगणितीय विधि का मतलब x y का मान निकालना। बीजगणितीय में विलोपन, प्रतिस्थापन और वज्रघूर्ण विधि सीखेंगे, ठीक है। और इधर ज्यामितीय, ग्राफीय, आलेखीय का बस एगुड़े विधि है। और हल के आधार पे समीकरण का प्रकार इसमें निकलता है, तो अविरोधी, विरोधी और आश्रित। ये जो है विधि नहीं है, ये समीकरण का प्रकार है कि किस प्रकार से समीकरण हो सकता है। अभी बताएंगे कि अविरोधी का होता है, विरोधी का होता है और आश्रित का होता है। अभी ये समझाया नहीं है, अभी समझाना इसका बाकी है, ठीक है। इतना उतार दो। चलो देखो, विलोपन विधि में देखा जाएगा कि क्या करना है। इसमें जोड़ना भी पड़ता है और घटाना भी पड़ता है। कब जोड़ना है, कब घटाना है, तो पहले ये नियम समझ लेते हैं, ठीक है। सबसे पहले नियम समझ लेते हैं। पहला नंबर, तुम लोगों को एगो चीज मिलेगा, चिन्ह। चिन्ह मतलब प्लस या माइनस। तुम लोगों को क्या मिलेगा? चिन्ह मिलेगा, या तो प्लस में या तो माइनस में। तो हो सकता है ना कि प्लस प्लस मिल जाए। क्या मिल जाए? प्लस प्लस। या हो सकता है कि माइनस माइनस मिल जाए। प्लस प्लस का मतलब समान चिन्ह और माइनस माइनस का मतलब भी समान चिन्ह। हो सकता है कि समीकरण 1 में प्लस दिया है, समीकरण 2 में माइनस, तो प्लस माइनस। हो सकता है कि माइनस दिया है तो 1 में प्लस दिया है, माइनस प्लस। इस सब को कहते हैं असमान चिन्ह। क्या कहते हैं? असमान चिन्ह। तो जब समान होगा चिन्ह तो घटाया जाता है, जब चिन्ह समान होगा तो क्या किया जाता है? और चिन्ह असमान होगा जोड़ा जाता है। ये बस चीज ध्यान रखना है, उसके बाद समीकरण बनाने में बड़ी इजी लगेगा, ठीक है ना। चलो देखो, सबसे पहले चिन्ह के बारे में समझ लेते हैं। चिन्ह, ठीक है। चिन्ह कौन सी किया जाए? समान है, चिन्ह समान हो। चिन्ह समान का मतलब प्लस में हो, प्लस प्लस, या हो सकता है कि माइनस माइनस। चिन्ह समान हो और नीचे ना हो, ना आएगा एग्जाम में। ये भी हो सकता है कि चिन्ह असमान। चिन्ह असमान, असमान मतलब समझ में आता है बराबर ना हो, जैसे प्लस माइनस या माइनस प्लस। चिन्ह असमान बुझा जाएगा सभी लोगों को, समान चिन्ह बुझा जाएगा। जिसको घटाना होगा उसको देखा जाएगा। अभी एग्जांपल लेंगे तो ये पूरी तरह समझ में आ जाएगा कि हम क्या कर रहे हैं, ठीक है ना। अब देखो, जब चिन्ह समान होगा तो ध्यान रखना 2 गो समीकरण मिलता है ना, हो समीकरण 1 और क्या मिलता है? समीकरण 2। जब चिन्ह समान होगा तो समीकरण 1 में से समीकरण 2 को क्या कर देंगे? हटा देंगे, ठीक है ना।
चिन्ह समान होगा तो समीकरण का घटाव किया जाएगा, अगर चिन्ह असमान होता है तो समीकरण जोड़ेंगे, यानी कि समीकरण 1 प्लस समीकरण 1 प्लस समीकरण 2। एक और चीज ध्यान रखना है कि अगर घटाव होगा तो चिन्ह बदलेगा, घटाव होगा तो क्या होगा, चिन्ह बदलेगा, यानी कि चिन्ह बदलता है। और जब जोड़ेंगे तो चिन्ह नहीं बदलता है, चिन्ह नहीं बदलता। ये है नियम, ये क्या है नियम, किसका नियम हो, विलोपन विधि का नियम। ये है विलोपन विधि का नियम। इतना नियम पता होगा विलोपन विधि बड़ी इजी लगेगा, इतना नियम ना पता होगा पता ही नहीं होगा, बता रहे तो कहना पता होगा, पता होना चाहिए। ध्यान रखना, चिन्ह देखना है, केकर चिन्ह, तो जिसको घटाना है उसका चिन्ह हम पूछेंगे, x का चिन्ह या y का चिन्ह हम पूछेंगे तो बताना कि अगर दोनों का प्लस हो तो क्या कहेंगे, चिन्ह समान, अगर दोनों का माइनस हो तब भी क्या कहेंगे। और जब दोनों का चिन्ह समान हो तो समीकरण को क्या करना होगा, घटाएंगे, घटाएंगे तो चिन्ह बदलेगा, बदलेगा, घटाव में चिन्ह बदलता है, ठीक है। अगर चिन्ह असमान हो तो समीकरण को जोड़ेंगे और जोड़ने पर चिन्ह नहीं बदलता है। अच्छा ये बताओ, 8 और 6 को घटाना है और जोड़ना है, तो हेजा जो है प्लस है, हेजो क्या है प्लस है, एक ही बार में प्लस है, चाहे दो बार ऊपर प्लस लिखते हैं, चिन्ह बदले हैं हमें, जोड़ में पहले भी प्लस रहता है बाद में भी प्लस रहता है, हेजा प्लस है ना लिखते हैं कि चिन्ह बदल के माइनस लिख देते हैं, प्लस रहता है ना। अगर तुमसे कोई कहे कि 8 और 6 को जोड़ो तो क्या रखोगे, प्लस, क्योंकि पहले से 8 और 6 में प्लस रहता है तो चिन्ह बदलना है, 8 6 कितना हो जाएगा 14। लेकिन अगर तुमसे कोई कहेगा कि 8 और 6 को घटाओ तो घटाओ में जब प्लस लिखते हो, चिन्ह बदल के अगर प्लस है तो क्या लिखोगे, 8 में से 6 घटेगा, घटाव होगा चिन्ह बदल देना है, प्लस होगा जोड़ होगा तो चिन्ह नहीं बदलना है, ज्यों का त्यों, प्लस रहेगा तो प्लस ही लिखा जाता है। ये बचपने से नियम चलता है, लेकिन समझना 10 क्लास में है। एग्जाम्पल दे रहे हैं, ये पूरा जो लिखे हैं क्या लिखे हैं पूरा समझ में आ जाएगा, ठीक है ना। जब तक एग्जाम्पल प्रैक्टिस ना करेंगे तब तक कुछ समझ में आने वाला नहीं है, इंग्लिश बिगड़ने लगेगा क्या क्या बता रहे हैं। थोड़ा ध्यान से समझना, हमने एक एग्जाम्पल लिए हैं जिसमें समीकरण 1 है और समीकरण 2 है, दिखाई दे रहा है यहाँ पे। देखो ये जो नियम बताए हैं, इस नियम को समझने के लिए एक एग्जाम्पल लिए हैं। पहले का जो है समीकरण x + y = 14 और दूसरा का जो समीकरण है x - y = 4 है। अब इसमें हमको ना किसी एक को घटाना है, या तो x को या तो y को। अब ये तुम लोगों का पर्सनल डिसीजन होगा कि x को घटाएंगे कि y को। बताओ तुम लोग किसको घटाओगे, x को कि y को? y को। तो y का चिन्ह देखोगे तो समीकरण 1 में y का चिन्ह क्या है, अब समीकरण 2 में y का चिन्ह क्या है, प्लस इसमें और इसमें। बताओ चिन्ह समान में जाओगे कि असमान में, असमान में आएगा ना। और जब असमान होगा तो समीकरण को क्या करेंगे, जोड़ेंगे, यानी कि लिखेंगे समीकरण 1 प्लस समीकरण 2। तो लिखो यहाँ पे कि अगर इसका x का मान निकालना है तो हमको लिखना होगा समीकरण 1 प्लस समीकरण 2। तो एक ये ना हो x + y = 14 और जोड़ना है किसको, तो 2 को, 2 का है तो x - y = 4। जोड़ है तो चिन्ह नहीं बदलेगा ना, जैसे है वैसे x कितना हो जाएगा 2x प्लस y माइनस y 0 प्लस y में से y घटेगा तो 0, 2 में से 2 घटता है क्या बचता है 3 में से 3 घटेगा तो y में से y घटेगा तो 0, खत्म हो गया। 0 लिखने का कोई फायदा नहीं है। अब बराबर 14 4 18 2 गुणा में होने जाएगा तो भागा में, तो 18 और 2 गुणा में जाएगा भागा। x बराबर कितना आ गया, x बराबर 9। ये जो x का मान मिला है ना, इसको 1 में चाहे 2 में रख दो, किसका मान मिल जाएगा y का। तो फिर चलना होगा, लास्ट स्टेप है समीकरण 1 से, समीकरण 1 से। समीकरण 1 क्या कहता है, तो x + y = 14। x के जगह पे कितना लिखना है भाई, x से x के जगह पे लिख दो 9 प्लस y बराबर 14 प्लस y प्लस 9 है होने जाएगा तो 14 और -9। बताओ कितना बचेगा, y बराबर 5। दोनों का मानवा इसलिए करके लिख लो, इसलिए x बराबर 9 और y बराबर 5 हो गया ना आंसर। बताओ ऐसे बनाने आएगा सभी लोगों को, बना लोगे। देखो सुनो एक चीज,
कोई कोई लोगों को तनकी कम समझ में आता है, प्रोसेस तनकी किसी किसी का स्लो होता है, तो वो लोग ना बोलना तनी लजाना मत। अगर कम समझ में आए तो बोलना है, अगर प्रोसेस स्लो है तो बोलना है कि सर जी हमको दिक्कत हो रहा है समझने में, कब जोड़ होगा कब घटा होगा नहीं समझ में आ रहा है, तब बोलोगे तो उसके लिए अलग से भी उपाय है, अगर बोलोगे तो ठीक है। तो एक बार ये क्वेश्चन लिखो, ये छापो मत, कोशिश करो अपने से बनाने का, और जहां दिक्कत होगा बोर्ड पे देखो, और ओकरा बाद भी ना बुझा रहा है कि कैसे बनाया है तब हमसे पूछना, ठीक है।